जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। उसी उन्हीं परीक्षाओं में एसएससी जीडी जो एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसकी तैयारी हम लगातार अपने चैनल पर करा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर इनके प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर श्रृंखला चला रहे हैं हम, और इसके अलावा मैथ और हिंदी की अलग श्रृंखला चला रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला अगर आप लोगों ने ना देखी हो, तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। हम आज भी जीके जीएस और हिंदी के टोटल 40 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। आप लोग कितने आंसर ठीक करते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये जो 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसके ओरिजिनल मॉक टेस्ट है, ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए प्रश्नों की ओर शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर, सामान्य ज्ञान का यानी सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। असद अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? एक प्रश्न वाद्य यंत्रों से संबंधित आता है, उसमें आपसे पूछता है कि नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसमें क्या है, असद अली खां का क्या रुद्र वीणा से संबंध है, मोहन वीणा से, बीड़ा या सितार? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? असद अली खां का जो संबंध है वो रुद्र वीणा से होगा। तो ऑप्शन नंबर एक वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमारा पहले का ठीक आंसर हो जाएगा, पहले का एक नंबर। चलिए प्रश्न नंबर दो की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दो में देखिए क्या पूछा है। आत्म दोष रोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति के को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा हमारा? दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार वाला ठीक हो जाएगा बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है? राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती 2023 में? क्या हरियाणा ने, केरल, महाराष्ट्र या सर्विसेज ने? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा, ये जीती थी महाराष्ट्र ने। तो ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और केरल, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे चंडीगढ़। अभी हरियाणा में चंडीगढ़, हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव हुए, तो आप लोग कमेंट में बताइए हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनी है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन थे वो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, क्या दयानंद सरस्वती थे, भगत सिंह थे, या स्वामी विवेकानंद थे? चार का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? चार का ठीक आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो थे वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, और इन्होंने क्या है, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इसका ठीक आंसर पहला हो जाएगा हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए प्रश्न नंबर पांच की ओर चलते हैं। पोंगल, आपने सुना होगा पोंगल। पोंगल त्योहार जो है वो 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है, और जो गन्ने और डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए पोंगल, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? तो बोलेंगे कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का त्योहार है। और ये कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे फसल कटाई के उत्सव के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। और कौन सी फसल के? तो गन्ना, और कौन सी? क्या चना, गन्ने के साथ चना कटाई, या चावल, सरसों, या गेहूं? तो पांच का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये ठीक आंसर हो जाएगा गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर छह। प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला जिसे ओट्टम थुल्लम भी कहते हैं, का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? क्या केरल, झारखंड, बिहार, या असम? किस राज्य से होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? छठे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा। इसका
जो संबंध है वो केरल से है। केरल से ही कथकली का भी संबंध है। केरल से ही किसका संबंध है? कथकली का संबंध भी किससे है? केरल से है। और केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य भी बोला जाता है। इसके अलावा बिहार जो है सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में कौन आता है? बिहार आता है। असम, असम से संबंधित एक सत्रिया नृत्य आप लोग याद रख लेंगे, सत्रिया और एक बिहू, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, सत्रिया और बिहू। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? 1770 में जो भारत में पहला बैंक स्थापित हुआ था वह कौन सा था? कौन सा होगा? तो क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, अवध कमर्शियल बैंक था, या पंजाब नेशनल बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक? तो कौन सा था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था, लेकिन इसमें भारतीयों का शेयर बहुत कम था। और आप बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका ठीक आंसर हो गया पहला वाला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी, कितनी थी? तो क्या ये 16.8% थी, या 11.8%, 22.8%, या 19.8%? तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 16.8% थी। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी थी? कौन थी? एयर मार्शल साधना एस नायर, एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, एयर वाइस मार्शल पुनीता अरोड़ा, और एयर चीफ मार्शल रानी मिश्रा। ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा पहला वाला, एयर मार्शल साधना एस नायर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, हाँ, प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक लागू होता है? जो न्यूलैंड ने एक नियम दिया था जिसे अष्टक नियम कहते हैं, अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? क्या कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, या पोटेशियम तक? तो किस तक लागू होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जो अष्टक नियम था वो कैल्शियम यानी परमाणु क्रमांक 20 जिसका होता है उस तक लागू होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, कैल्शियम। कैल्शियम जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, तो यहीं तक लागू होते हैं केवल अष्टक नियम। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, देखिए पोटेशियम, ये के क्या है? के है पोटेशियम, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। सोडियम Na क्या होता है? Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो आपको मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बताना है कितना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, तीव्र औद्योगिकीकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? क्या तीसरी, दूसरी, चौथी, या पांचवी पंचवर्षीय योजना? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीव्र औद्योगिकीकरण भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किसको बल दिया गया था? तो कृषि को बल दिया गया था। किसको? कृषि को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बल दिया गया था। तो उद्योगों को बल दिया गया। और तीसरी में दोनों को बल दिया, कृषि, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज, इन दोनों को बल दिया गया था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को। तो इसका दूसरा वाला ठीक हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की है? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा? 12 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा ने स्टार्ट की, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे? कौन थे? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
अजीत डोभाल, नेचल संधू, राजीव गौबा या पंकज कुमार सिंह। देखिए, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो कौन है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है? तो बोलेंगे अजीत डोभाल। लेकिन उप राष्ट्रीय सलाहकार जो है 2023 में जनवरी में कौन नियुक्त हुए थे? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, एशियाई खेल 2018 उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 में जो राष्ट्रीय खेल हुए, एशियाई खेल हुए थे, उसमें भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन था? क्या रानी रामपाल थी, नीरज चोपड़ा, दीपक कुमार या संजीव राजपूत थे? 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 2। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? तो बोलेंगे भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक। भाला फेंक को ही जैवलिन थ्रो भी कहते हैं। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? भाला फेंक या जैवलिन थ्रो से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, फ्री स्टाइल कुश्ती निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? तो नंबर 1, कौन सा? अधिक ऊंचाई से थ्रो करने पर दूसरे प्रतिद्वंदी का जमीन से संपर्क टूटना, प्रतिद्वंदी को जमीन पर दबाकर रखना, प्रतिद्वंदी को खतरे में डालना, प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 अंक कम मिलेंगे जब प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए पूछ रहा है, भारत का जो चुनाव आयोग है ये क्या है? एक न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कार्यपालिका निकाय है, सांविधिक निकाय है? 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए पूछ रहा है, डैश साम्राज्य की स्थापना 322-21 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। किस साम्राज्य की स्थापना? क्या नंद, मौर्य, पाल या मुगल? तो किस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो 17 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? सोनल मानसिंह थी, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई? ठीक आंसर क्या हो जाएगा 18 का? 18 का ठीक आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने वृद्धि दर था? कितनी वृद्धि दर था? 3.1, 4.1, 2.1 या 1.1? 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये 2.1% था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न और जीके का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हिंदी के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो ये 20वां प्रश्न हमारा है, आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो कितने पुरुषों? तो 1000 पुरुषों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए हिंदी की श्रृंखला पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी क्लासें मिल सकें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न आ चुका है। हिंदी का पहला प्रश्न क्या है? देखिए हिंदी का पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, दिए गए शब्द का क्या करना है? हमें पर्यायवाची याद करना है। किसका? चपला। चपला किसका पर्यायवाची? तो चपला जो है वो बिजली है, बिजली को ही क्या कहते हैं? चपला कहते हैं, तो बिजली का पर्यायवाची होगा। तो देखिए शिखर, प्रेम, बिजली या शशि? तो बिजली का है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव घोर तप करते हैं। तो घोर तप करते हैं, घोर तप करने वालों को क्या कहते हैं? ताप कहेंगे, तपस्वी, योगी या वैरागी? दूसरे का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं तपस्वी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। विंध गया सो मोती, रह गया सो सीप,
इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए एक क्या दिया है, वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण संबंधी क्या है, अशुद्धि है। तो हमें पहचानना, देखिए हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन या पवित्र है और शायद यही वजह है पर आज भी हम हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजते हैं। तो क्या कोई त्रुटि नहीं होगी? दूसरा, हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। तीसरा, हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी है, आज भी और सबसे कुलीन या पवित्र है और शायद यही वजह है पर आज भी। तो किसमें त्रुटि है? चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये चौथा वाला ही सही है, सबसे कुलीन या पवित्र। तो कुलीन शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? पवित्र आएगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, चौथा वाले में त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। तो मृत्यु को जीत लिया, इसका एक शब्द क्या होगा? मृत्यु को जीतने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 का? तो मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, छठा प्रश्न। रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द ज्ञात करना है। ये मेजबान है रेखांकित शब्द, मेजबान का विलोम क्या हो जाएगा? तो मेजबान का विलोम हो जाएगा, छठे का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा पहला वाला मेहमान। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछा है, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव तद्भव रूप हमें बताना है, कौन सा सही होगा? इच्छू, इच्छू का तद्भव क्या होता है? क्या संतरा होगा, कोकम, ईख या सेब? तो इच्छू किसे कहते हैं? तो ईख को ही कहते हैं। तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा वाला, ये ईख हो जाएगा इसका तत्सम, सॉरी तद्भव रूप इच्छू का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उस शब्द का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही संज्ञा वाला विकल्प होगा। राम के वियोग में सीता अत्यंत थी, क्या थी? आनंदित थी, हर्षित, दुखी या संतुष्ट? तो राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा उसने वाक्यांश के लिए एक शब्द, उचित शब्द विकल्प पहचाना जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहेंगे, अनिवार्चनीय कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे। 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 वाला ठीक हो जाएगा, अप्रत्याशित कहते हैं। तो चौथा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। घर, घर का पर्यायवाची क्या होगा? सदन होगा, ईश्वर, गौ या बानर? तो घर का पर्यायवाची होता है सदन। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, मुहावरे का सही अर्थ पहचानना है। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हर प्रकार का अनुभव होना, बुरा भला कहना, थोड़े में बहुत कहना या खूब परिश्रम करना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घाट घाट का पानी पीना यानी हर प्रकार का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते। जबरदस्ती की सही वर्तनी कौन सी वाली होगी? 1 वाली, 2, 3 या 4 वाली? तो जबरदस्ती की सही वर्तनी क्या हो जाएगी? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाली जो वर्तनी है बिल्कुल सही है। जबरदस्ती ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम तमार से काम है, मुझे तमार से काम है। तो तमार की जगह क्या आएगा? तो निरर्थक शब्द इसमें से, सॉरी निरर्थक शब्द हमें पहचानना कौन सा होगा? मुझे तमार से काम है। तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये तमार जो है एक निरर्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, रेखांकित शब्द का विलोम पहचानना है। प्रत्यदेश, प्रत्यदेश का विलोम क्या होगा? स्वदेश होगा, मातृदेश, भग्नी देश या भारत देश? 14 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा मार्त देश। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए। एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें किस भाग में त्रुटि है वो पहचानना है। तो अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती।
तो क्या जीवन में या कोई त्रुटि नहीं, या असफलता नहीं मिल सकती, या अभ्यास के बिना? किसमें त्रुटि है? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असफलता नहीं मिल सकती। तो असफलता नहीं बल्कि सफलता आना चाहिए यहाँ पर, असफलता की जगह सफलता आएगा तभी सही होगा। तो ये इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर 3 वाले में। देखिए अब 15 से लेके 16 से लेके 20 तक प्रश्नों को हमें पढ़ के और रिक्त स्थानों में जो सही शब्द आएगा उसको भरना है। तो 16 से 20 तक के प्रश्न जो हैं गद्यांश पर आधारित हैं। चलिए पढ़ते हैं और प्रश्नों का आंसर देते हैं। देखिए भला 16 नंबर में, भला कौन है जो बम्बई का जिक्र करे पर उसके फिल्म, किसके फिल्म, शहर, ड्राइव, मशहूर या उद्योग की चर्चा ना करें? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा उद्योग। उसके फिल्म उद्योग की चर्चा ना करे, तो ये वाला 16 का ठीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर में देखिए, तो चर्चा ना करे। इसके बाद 17 नंबर, यहाँ की डैश भीड़ और कठिन। तो भीड़ और क्या, प्यारी, लुभावनी, बेहिसाब या कसमाकस, क्या आएगा? तो इसके लिए ठीक आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ की प्यारी भीड़ या लुभावनी भीड़ या बेहिसाब भीड़ और कठिन। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा, बेहिसाब भीड़। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 में देखिए क्या आएगा? रिक्त स्थान 3 पर भरना है। भीड़ और कठिन, जीवन स्थितियों, विकास, इस्तेमाल या टुकड़े। तो जीवन स्थितियों के बावजूद ही बहुतों के लिए बम्बई मायापुरी ही है। तो तीसरे का रिक्त स्थान क्या आ जाएगा? तीसरे में रिक्त स्थान आ जाएगा हमारा 18 का पहले वाला, जीवन स्थितियों में। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर देखिए, अब विकल्प रिक्त स्थान 4 पर देखते हैं। मायापुरी हो रूप, पहले डैश का शहर। डैश का शहर क्या था? ये जूतों, कपड़ों, सूखी या सपनों। तो सपनों का शहर, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या था? पहले सपनों का शहर है और वहाँ बहुत सी फिल्में शहर में आने वालों। और लास्ट प्रश्न है रिक्त स्थान 5 में क्या आएगा? तो क्या मिट्टी योजना, आप्रवासियों या कभी और उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा वाला, अप्रवासियों और उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।